प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीटीपीएससी पेट की एग्जाम डेट आपकी निश्चित है। 20 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आपको सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है और विजय नाम से ये आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जा रहा था। ठीक है, अब आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर, यानी प्रैक्टिस पेपर आप कह सकते हैं, मॉडल पेपर कह सकते हैं, साल पेपर कह सकते हैं, जो भी आप समझें इसे कह सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर आपका स्टार्ट किया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि हम 15 तारीख तक यानी 15 अगस्त से पहले आपको 25 प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराएंगे और ये हम भरोसा करेंगे कि इस 25 प्रैक्टिस पेपर में आपके एग्जाम के सभी क्लासेस हो जाएंगी। जहां तक सुपर ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे थे, तो सुपर ऑब्जेक्टिव में आपके आधुनिक भारत का इतिहास आज कराया गया था, उसके आगे की आपकी क्लासेस लगातार कंटिन्यू हैं और उसकी सीरीज अब बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। साथ में उसके मास्टर वीडियो भी आएंगे, जिसमें एक में पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा अर्थशास्त्र, पूरा संविधान, पूरी हिंदी, पूरा आपका इंग्लिश और पूरा उसके बाद वो पूरा का पूरा वीडियो आपको मास्टर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। 15 अगस्त तक का टारगेट है। 25 प्रैक्टिस पेपर हम आपके करवाने वाले हैं। आज पहला प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होता है, तो बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन को करके जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो इतना सरल नहीं होगा, ये वहाँ पे कठिन हो जाएगा। पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो आप कहेंगे इसे मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था। तो मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने रावी नदी के तट पे किसकी खोज की थी। तो रावी नदी के तट पे किसकी खोज की गई थी, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। किसके दास, राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके दास, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। और इसका जो अर्थ होता है या स्थानीय भाषा में जो नाम होता है वो क्या नाम होता है, मृतकों का टीला। याद रखेंगे क्या नाम होता है, मृतकों का टीला। आपका ये चैप्टर रखा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना कदाप मत भूलिएगा। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। देखिए, बौद्ध की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी, पाली भाषा थी। कैसी भाषा थी, पाली भाषा थी। अगर मैं हिंदी के विकास क्रम की बात करें, हिंदी के विकास क्रम की बात करें तो पहले देववाणी संस्कृत, देववाणी संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से क्या आया, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट। उसके बाद अब कौन आ गया, आपकी हिंदी। हिंदी के बाद उसमें खड़ी बोली आ गई। तो ये क्रम है, तो जिसमें देववाणी संस्कृत के बाद कौन आ गई, लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के बाद बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा जो प्रचारित हुआ वो पाली भाषा। पाली भाषा कैसी थी, जन समुदाय की भाषा थी। पाली भाषा कैसी थी, जन समुदाय की भाषा थी। और जिसने यह जन समुदाय इसको स्वीकार भी किया पाली भाषा को, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जन समुदाय कहते हैं। आप यहाँ बताइए त्रिपिटक किससे संबंधित है, आप आंसर करिएगा। त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा किससे संबंधित है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पूछा जा रहा था कि जो प्रथम ग्रंथों की रचना थी किस भाषा में की गई थी, पाली में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। कह रहा उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खलीफा के क्या क्या था, खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया गया था। वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, ये आपका आंसर ये सही है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, ये ऑप्शन नंबर डी वाला, ये जो था कुतुबुद्दीन, ए आपका आंसर सही कौन है, ए वाला। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। यह खलीफा घोषित किया था, जबकि यह खलीफा के पद को स्वीकार करने से क्या कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इनकार कर दिया था। क्लियर हो गया। चलिए, अगर आपसे पूछे कुतुबुद्दीन मुबारक ने क्या किया था, तो आप कहेंगे खलीफा को घोषित किया था, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। क्लियर है। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। आपका आंसर सही होगा, शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। कितनी बार, 2 बार सूरत को लूटा था। कितनी बार, 2 बार सूरत को लूटा था। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी कहां से, तो आप कहेंगे
जल्दी से बता दीजिए कहाँ से। मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से 1857 ईस्वी में मेरठ से हुई थी, जहाँ पे मंगल पांडे नामक सैनिक ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों को विद्रोह कर दिया था। किसके लिए? वहाँ पे एक नई राइफल आ गई थी, जिस राइफल का प्रयोग करने के लिए अंग्रेज उसको विवश कर रहे थे, और कारतूस में ऐसा कहा गया था, कारतूस को एनफील्ड राइफल्स, जो राइफल्स आई थी उसके उपयोग के लिए जो कारतूस थी, उस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। जब दांत से काटने की बारी आती थी तो ऐसा अफवाह फैल गई, हालांकि अफवाह नहीं थी, ये सच था। वो क्या कहते हैं, गाय और सूअर के चर्बी से उसका कैप बना हुआ था। अब ऐसी स्थिति में उसे हिंदू भावना और मुस्लिम भावना भड़क गई, जिसमें मंगल पांडे ने गोली वोली चला दी और सैनिक विद्रोह का आगाज हो गया। तो ये कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। इन्होंने अध्यक्ष पद कब स्वीकार किया था? कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कब? कोलकाता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया था? कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1917 में। इन्होंने महिला अध्यक्ष बनी थी, और क्या नाम था? श्रीमती एनी बेसेंट। एक कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी, या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, आप जानते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटाल, यानी किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में। कब? 1894 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सही सही हो जाता है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1894 ईस्वी में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। यह गठन किस लिए किया गया था, तो आप इसके बारे में बताएंगे। मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में टाइम जाएगा, आप सिर्फ सुनते रहिए, ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यह गठन कब किया गया था? महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है, यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उससे लड़ने के लिए नेटाल भारतीय कांग्रेस के गठन किया गया था। कब? 1894 ईस्वी में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। कब आया था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कौन? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके अन्य दो सदस्य, जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, योंग, ए बी अलेक्जेंडर। कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, दो और सदस्य, तीन लोग थे। अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है कई बार, तो आप कहेंगे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 1946 में कैबिनेट मिशन कहाँ आया था? भारत आया था। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? कह रहा है ऐसा कौन सा उपन्यास था जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का क्या बना? स्रोत बना। तो आप इसका आंसर बता देंगे। तो ये है बंकिम चंद्र द्वारा रचित, बंकिम चंद्र द्वारा रचित आनंद मठ। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र ने की थी। तो आनंद मठ जो था, यह जो था क्या हुआ, उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसे बंगाली देशभक्त की बाइबिल भी कहा जाता है। किसे? आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है, याद रखिएगा। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ था? आसान क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आसान, लेकिन भारत का पहला बताना है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो था सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जैसे ही भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाएंगे, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। चलें आगे बढ़ जाए। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत का किस स्थान पर है? कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। तो 7वें स्थान पे है भारत, किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद करने का एक तरीका है, रुक सचिन ब्राजील आ। ध्यान सुनिएगा, रुक सचिन ब्राजील आ। ठीक, रुक मतलब रू से क्या हो गया? रूस, क से कनाडा, ठीक, स से संयुक्त राज्य अमेरिका, च से चीन। रुक सचिन ब्राजील, कितने हो गए? 4। रुक सचिन ब्राजील, रुक से रूस, क से कनाडा, स से संयुक्त राज्य अमेरिका, च से चीन, सचिन में चीन है ना, तो चीन हो गया, ब्राजील। उसके बाद कौन है?
रुख सचिन ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे कौन है आपका भारत, और 8वें नंबर पे ऑस्ट्रिया नामक देश आता है। तो 7वें नंबर पे विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस नंबर पे, 7वें नंबर पे है। आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, यूपीटी प्लस सीपेट का पहला प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। 15 अगस्त तक हम लोग 25 प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको ढेर सारा शेयर करिए, अपने सभी मित्रों को बताइए, सभी लोग इसको मिल करके करेंगे तो सबको इसका लाभ मिलेगा और बहुत तेजी से काम किया जाएगा। यदि आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे थोड़ी सी एनर्जी आती है और आप काम करने की इच्छा बढ़ती जाती है। चलें आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ये चीजें बहुत कंफ्यूज करेंगी, खास करके पेट के एग्जाम में, छोटा एग्जाम है ना, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी नहीं शब्द से, ठीक है, नहीं को बचा के रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोरदार पर्वत का एक उदाहरण नहीं, मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है। अब आपको बताना है आपका आंसर कौन सही होगा। तो आप कहेंगे अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ना कि मोरदार पर्वत है। तो अवशिष्ट पर्वत कौन है, अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत हो जाता है। बाकी सभी पर्वत कैसे हैं, आपके मोरदार पर्वत है। कैसे पर्वत हैं, मोरदार पर्वत हैं, ठीक है। चाहे वो हिमालय हो, राकी हो, एंडीज हो, ये सभी मोरदार पर्वत हैं। लेकिन अरावली पर्वत कैसा है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, हुंड्रो जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और इस स्वर्ण रेखा कहां पे है, तो ये कहेंगे झारखंड राज्य के रांची के निकट में अवस्थित है। कहां पे, झारखंड राज्य के रांची के निकट में अवस्थित है। कौन सा, हुंड्रो जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे, जो कि झारखंड राज्य के कहां पे स्थित है, झारखंड राज्य के रांची के पास में स्थित है। ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है, ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है, या संयुक्त राज्य अमेरिका की क्लोरेडो नदी पर स्थित है। ग्रांड कैनियन ये आपके यूपीपीएससी में कई बार पूछा गया है, क्लोरेडो नदी पर स्थित है। कहां पे, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है, क्लोरेडो नदी पर स्थित है। क्लोरेडो नदी अमेरिका के पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है तथा मैक्सिको से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में प्रशांत महासागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है, प्रशांत महासागर में गिर जाती है क्लोरेडो नदी। याद रखिए, अगर ग्रैंड कैनियन किससे संबंधित है, क्लोरेडो नदी से संबंधित है। चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। आप आंसर करेंगे यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो आपके पास आंसर होना चाहिए, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। वर्ष 2019 के संदर्भ में अगर 2019 की बात करें तो कजाकिस्तान का प्रथम स्थान आता है, जबकि कनाडा द्वितीय स्थान पे और ऑस्ट्रेलिया तृतीय स्थान पे। तो फर्स्ट स्थान पे कौन है, कजाकिस्तान है। कनाडा द्वितीय स्थान पे है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया किस पे है, कनाडा द्वितीय स्थान पे है। और ऑस्ट्रेलिया किस पे है, कनाडा द्वितीय स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया है नहीं तृतीय स्थान पे। तो आपका आंसर कौन सही हो जाता है, 2019 के डाटा के हिसाब से कजाकिस्तान आपका सही आंसर होता है। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत लगातार दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे बना हुआ है। आज से नहीं बना हुआ, बल्कि 1998 से लगातार भारत प्रथम स्थान पे बना हुआ है, पहला स्थान है। 1998 से भारत लगातार दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे बना हुआ है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार के कुल राजस्व तथा कुल व्यय का जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप कहेंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब, 15 मार्च 1950 को किया गया था। लेकिन योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा क्या हुआ, बदल दिया गया और इसके जगह पे नीति आयोग रख दिया गया। क्या हुआ, 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसको बदल करके इसके स्थान पे क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। तो योजना आयोग चेंज होकर के क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। नीति आयोग का जो वर्तमान में अध्यक्ष है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री है, तो वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दूसरे पे अगर बात करें तो उसके जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार है। याद रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आप ध्यान से सुनिएगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। जबकि सीईओ की अगर मैं बात करूं तो कौन है? अभिकांत दास हैं। कौन है? अभिकांत दास हैं। फिर से मैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए केंद्रीय शासन ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? योजना आयोग की 15 मार्च 1950 को। आपका आंसर यही पूछा गया था, कब स्थापना हुई थी? तो आप कहेंगे 1950 में। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले लिया। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। और जो उसके क्या कहते हैं सीईओ हैं, अभिकांत दास हैं। क्या नाम है? अभिकांत दास नीति आयोग के सीईओ हैं। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? भारत के बहुत सारे बैंक को विलय कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। याद रखिएगा कितनी है? 12 है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? तो कहेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नीति और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नीति, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? अंगीकृत कब किया? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और पूर्ण रूप से स्वीकार कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर दिया गया। 26 नवंबर को आपका विधि दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कई बार। विधि दिवस आपका कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जल्दी बता दीजिए। तो आपका आंसर हो जाता है कौन सा? अनुच्छेद 19 से 22 में। किस में? 19 से 22 में। आपसे कई बार पूछा जाता है बोलने का अधिकार किस में दिया गया है? तो आप कहेंगे 19(1) के आ में या 19(1) के का में बोलने का अधिकार दिया गया है। चलिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? कह रहा लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आपको इसका आंसर बताना है। कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो आप बताएंगे कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो एक बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा का कार्यकाल क्या हुआ था? बढ़ाया गया था। आंसर आपका सही होगा एक बार। कब? एक बार। पूरी बात मेरी ध्यान सुन के जाइएगा। लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल एक बार 1975 में आपातकाल के दौरान बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था। कितनी? एक बार बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? आंसर आपको बताना है कि संयुक्त न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। आपके पास आंसर होगा। आप आंसर बताइए किस वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष का होता है। कितना होता है? 65 वर्ष का होता है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उसके बाद बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। कह रहा है जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? एक ऋण आवेशित कण है जिसका क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका आवेश होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका क्या होता है? आवेशित कण का वो आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, ऋण आवेशित कण है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो आप कहेंगे शुष्क बर्फ जो ठोस रूप होता है और किसका होता है? तो आप बिना संकोच के बताएंगे किसका होता है। जल्दी से आंसर बता दीजिए किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा क्या होता है? छोटी आंत होती है। ये क्वाइलिंग की होती है। जैसे रील का धागा होता है ना, क्वाइलिंग किया होता है। तो क्वाइलिंग यानी कुंडलित रहने के कारण
ए छोटा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से हमारी आंत बहुत कुंडलित होती, छोटी आंत, जिसकी वजह से हमको छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये बहुत लंबी होती है, 0.75 मीटर तक की लंबी हो सकती है। कितनी? 0.75 मीटर लंबी होती है। तो छोटी आंत हमारे शरीर की सबसे लंबा हिस्सा होता है। चलें आगे। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर में कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? लाल रक्त कणिकाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो आप बताएंगे। लाल रक्त कणिकाओं कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में। इसे इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। कभी कभी बोन मैरो दे करके पूछा भी जाता है। क्या करता है? कभी कभी बोन मैरो दे करके आपसे पूछता है। आपके मैथ का क्वेश्चन रखा गया है, थोड़ा सा देखते हैं। 30 क्वेश्चन हो गया, देखें क्या है। उसके बाद स्टैटिक जीके भी है, उसके बाद भी और बहुत सारे क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब वीडियो की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। चलिए एक एक करके हम बताते हैं। पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आ जाएं तो ये 1 मिनट बस रुक जाइएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि लिखने पे आप देख पाएँ। कह रहा है 60 से 80 के बीच में, 60 से 80 के बीच में आने वाले अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहले हम ये बताएं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से कटती नहीं, यानी खुद से कटेंगी लेकिन और किसी से कटेंगे नहीं। तो 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं को लिखना है, उनको जोड़ देना, जो हमारा आंसर आएगा तो आंसर हो जाएगा। तो 61 जो होता है वो एक अभाज्य संख्या है, 61, ठीक है। दूसरा कौन है? 67 जो है वो अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो 73 जो है अभाज्य संख्या है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो 79 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर हमको मिल जाएगा 80, 80 भाज्य है। एक 4 जो है, 2 2 4 जो हैं आपके क्या हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? 61, 67, 71, 71 छूट गया, चलो 71 को यहाँ लिख देते हैं। 71, 61, 67, 71 भी किसी से नहीं करता। 71, 73 और 79 ये क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं। अब इन्हें हमको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो इसको इस पर अगर जोड़ दें तो ये 80 और 70, 150, 150 और 70, 150 और 70, 7 5 12, तो 200 कितना हो जाएगा? 220, 223 हो गया। 3 जोड़ देंगे तो 200, ये 7 जोड़ेंगे तो 220 के बाद 223, 223 से 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 230, और 230 के बाद 60, 290, 161, 291, 91 ये जो है 60, 91 60 क्या हो जाएगा? 53, 51, 91 60 51, तो 351 आपका सही आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया? अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो खुद से तो कटती हैं लेकिन किसी और से नहीं कटती हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। यह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 60 और 80 के बीच में 61 है, ठीक है, 67 है, 71 है, 73 है और 79 है। और इसको जब हम ऐड किए तो उसका योग कितना हो गया? 351, जो हमसे पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू 5, तो हम इसको 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करें जिससे आप देख पाएँ। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको 5 के लिख सकते हैं कि नहीं के लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसमें 5 से क्या करें? ऊपर नीचे भाग देते हैं। हमको लिखना है a/b इक्वल टू c/d, ठीक है, इक्वल टू 5k के से हम गुणा भाग कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। के कट जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 5k हो जाएगा, ठीक है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, c इक्वल टू 5k हो जाएगा, ठीक है, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे d इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक। यानी a और c का मान 5 है और b और d का मान 1 है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन समझने के लिए आपको है, ये ऐसे सीधे समझ सकते हैं। a और c का मान 5 है और d और a का मान कुछ नहीं, 1 है, ठीक। आप समझने के लिए समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पर करेंगे a और a की जगह पे 5 रख देंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे 5 क्या हो जाएगा? तो 4 गुणे 5 क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। तो 15 प्लस 20 आपका क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आबलिक क्या होगा? यहाँ पे 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 3 हो जाएगा, धन 4 गुणे 1 4 हो जाएगा, 4 3 7, और 7 से भाग दे देंगे तो 7 5 35। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 आपका आंसर आ जाता है। फिर से कर लें तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये 5 जो दिया गया है इसमें k से हम ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो k a की वैल्यू बना लेगा 5 और c की वैल्यू बना देगा, और डायरेक्ट उसकी वैल्यू को हम इनपुट कर देंगे। b की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू k हो जाएगी, बाद में k कट जाएगा और वैल्यू को इनपुट करके हम निकाल देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। क्लियर है?
कह रहा है जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59,535 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या बनती है वह यक्स है। यक्स के अंकों का योग क्या होगा? देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, वो मैं बता दूं। इसमें आपको करना होगा, इसका गुणन वो निकालेंगे आप, वर्गमूल निकालेंगे। जब आप इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आप, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में, तो आप यहाँ कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे वर्गमूल निकालेंगे। मैं यहाँ वर्गमूल निकालूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वर्गमूल निकालते चले जाएंगे। क्या आएगा मैं ये बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे रफ पे करके रखा हूँ। 3 गुणे 3 गुणे क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। अब देखो 7 का एक जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा 3 का बन जाएगा, एक जोड़ा 3 का बन जाएगा, दूसरा जोड़ा 3 का बन जाएगा। लेकिन 3 और 5, अगर यहाँ पे 3 आ जाता और 5 का एक जोड़ा और बन जाता तो हमारा आंसर पूर्ण हो जाता। लेकिन इसके कारण एक करणी में आ जाएगा और जिसके वजह से पूर्ण संख्या नहीं बन पाएगी, ठीक। जब एक करणी में आ जाएगा, इसकी वजह से पूर्ण संख्या नहीं बन पाएगी, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके इसके योग बताना कितना आएगा। तो 3 गुणे 5 अगर हम करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा 15, और 15 की संख्याओं को ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 5 1 6। आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। आप इसको निकालेंगे तो वही आएगा, पहले 3 आ जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा, ठीक है, फिर 7 जाएगा, फिर 7 जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 3 5 का पेयर नहीं बनेगा। इसका एक पेयर बन जाएगा, वर्ग खत्म हो जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, लेकिन इसका पेयर नहीं बनेगा। इसका पेयर बनाने के लिए हमें 3 और 5 को फिर से लाना पड़ेगा, मतलब अगर हम लगा दें तो 3 और 5 और अगर होता तो इसका पूर्ण वर्ग बन जाता। और ये संख्या कह रहा है कि संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 3 गुणे 5 हैं तो 15 हो जाती है। कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। चलें, कह रहा है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं संख्या कितनी है, 100। डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हमको चाहिए 100। 100 में 30% की वृद्धि हुई, संख्या हो गई 130। डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, देखते रहिए। कह रहा है, फिर से एक बार करते हैं। कह रहा है कोई संख्या है, मान लेते हैं संख्या 100 है। 100 में 30% की वृद्धि हुई, संख्या क्या हो गई, 130 हो गई, ठीक। 30% मतलब 100 का 30%, 30 इसमें जोड़ देंगे 130% होगी, 130 हो गई, संख्या 130 हो गई। कह रहा फिर 30% की कमी हुई, किसमें, इस संख्या में 30% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो जब इसके नीचे हम 100 करेंगे तो ये क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या आ जाती है हमारी, कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे ये हो जाता है 39। और जब हम 130 में से 39 घटाते हैं तो हमारे पास निकलता है 91। एक और विकल्प है, यहाँ से कह रहा है संख्या हमारी 130 थी, उसमें से 30% कमी होगी, यानी 70 से हम इसमें भाग गुणा कर दें, ठीक है। बचा हुआ 70% होगा, तो हमारे पास क्या होगा, 17 × 91, 13 7 91, क्या होगा, 13 7 91 हमारे पास आ गया। 13 गुणे 7 हमने कर दिया, 13 7 91। हमारी बची हुई संख्या कितनी, 91। कह रहा है कि फिर इसमें क्या होता है, 30% की दोबारा से कमी हो जाती है, तो फिर हम इसको 70 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और बटे 100 कर देंगे। तो जब 100 करेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो चलो इसको ऐसे एक शून्य काट देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। तो 7 करने 7 हो जाएगा, 7 9 63, और 7 और 7 9 63, तो ये हो जाएगा 63। एक अंक पर दशमलव लगा दें तो हमारा आ जाता है 63.7। इसको हम 64 मान लेते हैं, ऑप्शन के लिए क्या मान लेते हैं, 64। हमने संख्या कितना लिया था, 100 में से 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36%। आपके ऑप्शन में अगर कहीं 36% होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चूंकि 100 से कम हो रहा है तो इसलिए 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर है तो इससे ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दिया जा सकता। कह रहा है 35 संख्याओं का औसत क्या होगा। 35 संख्याओं का औसत 22 दिया है, तो चलिए 35 संख्याओं का औसत 22 है, 35 गुणे हम कर देंगे 22। 22 25 110 के 0, 22 दिएंगे 66 और 10 क्या हो जाएगा, 76। 66 और 110 होगा ना, 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट फिर से। कह रहा है कि जब हमने इसमें भाग दिया, एक मिनट, कह रहा है 35 संख्याओं का औसत क्या है, 35 संख्याओं का औसत हो जाता है कितना, तो 35 संख्याओं का औसत, तो हम इससे 22 है तो 22 से गुणा कर देंगे। 22 25 110 के 0, 22 यहाँ 66 और 11, तो हो जाएगा 66 11 77, ठीक। अब फिर कह रहा है हमसे कि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या यहाँ पे 17 संख्याओं का औसत 19 है, तो 17 संख्याओं का औसत क्या है, 19 है। तो 17 से अगर 19 में गुणा करेंगे तो 17
नवा 153 के क्या हो जाएगा, 17 9 153 के हो जाएगा 3 हासिल 15, 17 करने 17, 15 क्या होगा 17 15, 17 5 22 और 15 तो हो जाएगा 22 10 32। ठीक, 332 हो गया। अब फिर तीसरा आ गया, तीसरा क्या कह रहा है आपसे, तो तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है तथा 17 अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। तो 17 दूनी 34 यानी कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 है। टोटल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल को ऐड करने के बाद हमारे पास मिलता है क्या, तो हमारे पास जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, यानी इन अब कह रहा है कि एक संख्या 17 और 17 34 संख्या तो हो गई, एक संख्या आपको बच रही, जो 18वीं संख्या बच रही वही हमसे पूछ रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे और जैसे ही माइनस करेंगे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। एक बार इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और 10 में से 3 जाएगा आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0 और 1 हो जाएगा 107। अगर 107 कहीं होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा। मैंने कहा कि 35 संख्याओं का औसत 22 है तो मैंने 22 से गुणा कर दिया तो हमारे पास ये संख्या मिली कितना 770। उसके बाद कहा 17 संख्याओं का औसत कितना 19, मैंने गुणा किया तो हमको मिला 323। फिर कहा 17 संख्याओं का औसत 20 है तो मैंने 20 से गुणा किया तो हमको मिला 340। और जब हमको 18वीं संख्या पूछने को कहा गया तो हमने दोनों 17वीं संख्या को जोड़ दिया और टोटल संख्या में से हमने 34 संख्या को घटा दिया तो बची हुई संख्या हमको मिल गई, जो हमारा आंसर होगा 107। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, थोड़ा सा आपके हिंदी से लिया गया क्वेश्चन है 36 नंबर का। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, आपको इसका आंसर बताना होगा। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, आपका आंसर क्या सही होगा जल्दी बता दीजिए। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, तो अलगाव की स्थिति, इसको क्या कहते हैं, अलगाव की स्थिति। ठीक है, 8 लोग हैं 9 चूल्हा बनाए तो अलगाव की स्थिति ये है ना। जगत धन ईश, जगदीश में कौन सी संधि, तो आप कहेंगे जगत धन ईश को मिला करके यहाँ पे व्यंजन संध हो जाती है। ठीक है, कौन सी संध हो जाती है, व्यंजन संध हो जाती है। ता का दा में बदल जाता है, तीसरे अक्षर में कन्वर्सेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मृषण शब्द का विलोम क्या होता है, मृषण का विलोम होता है रुक्ष। क्या होता है, रुक्ष होता है। मृषण का विलोम क्या होता है, रुक्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, कह रहा वर्तनी के दृष्टि से एक अशुद्ध है, कौन अशुद्ध है वो आपको बताना होगा कि वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है तो अशुद्ध कौन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आध्यात्म लिखा गया है, आध्यात्म नहीं होता है। जो आपका अशुद्ध है, चूंकि हमको अशुद्ध बताना था तो यही आपका गलत है और यही आपका आंसर भी है, चूंकि अशुद्ध बताना था। ये अध्यात्म होता है, क्या होता है, अध्यात्म होता है। तो ये आपका क्या होगा, अध्यात्म होगा। तो आपका आंसर कौन सही होगा, यही वाला आपका आंसर सही हो जाता है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है, आग का जो पर्यायवाची शब्द होता है आपको बताना होगा। आग का पर्यायवाची क्या होता है, पावक होता है, अनल होता है, कृषाण होता है, दहन होता है, धूमकेत होता है, वही होता है, वायुसखा होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, आग के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पे व्योम दिया गया है, व्योम जो है किसका पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची। नभ गगन अंबर व्योम आकाश, ये किसके पर्यायवाची हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। तो व्योम आकाश का पर्यायवाची, ना कि अग्नि का। तो कह रहा कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, व्योम। अगले 5 क्वेश्चन आपके पैसेज लिए गए हैं इंग्लिश के और इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए तेजी के साथ पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। द फ्लोरा एंड फना ऑफ द क्यूबन पार्क कैप्चर्स आवर अटेंशन मोर देन एनीथिंग एल्स, बट व्हेन यू टेक टाइम टू लुक क्लोजली एट द स्टैचू you will marvel at its sheer grandeur, sculpted by Sir Thomas Brooks. The 11 feet high marble statue is larger than life if they bring out the personality of the Queen Victoria, who had been the monarch of the Great Britain from the 1837 till 1901. ठीक है, depicting a rather proud strange person with pronounced feature. In 1906, the statue was unveiled in the city by George Frederick Ernest Albert, Prince of the Wales and Duke of the Cornwall and York, making its stand in all its glory in its 111th years. Even though there is the wealth of the history to the statue and was the made of the appearance imposing the busy. ठीक, उसका अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं अभी क्वेश्चन मिल जाएगा। हाउ मेनी पीपल्स अनबिल्ड द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एट द क्यूबन पार्क, कह रहा क्यूबन पार्क के पास कितने लोग वहाँ पे थे,
तो आपको बताना होगा स्टैचू के पास अनावरण के लिए कितने लोग थे। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो कह रहा 1 पर्सन था। कौन था? 1 पर्सन। अनावरण के लिए कौन लोग थे वहाँ पे, मतलब उसका जो अनावरण हो रहा था वहाँ पे 1 पर्सन था। कौन था? तो आपका आंसर कौन होगा? देखिए 1 पर्सन, यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाता है? 1 पर्सन आपका आंसर हो जाता है। 41 का आंसर कौन हो जाता है? 1 पर्सन। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉल्स रिगार्डेड ऑफ द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू ऑफ द बेंगलुरु। बेंगलुरु के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रीन विक्टोरिया जो है क्वीन विक्टोरिया के स्टैचू में क्या है अंतर है? तो आप कहेंगे इट इज द स्टैंडिंग फॉर द क्वीन विक्टोरिया पार्क। ठीक, डायरेक्शन दिया गया था फॉलोइंग क्वेश्चन इज सेंटेंस गिवन बाय द ब्लैंक टू द फील्ड ऑफ द। अच्छा, कह रहा है कुछ सेंटेंस के बीच में फिल गैप किया गया, उसको आपको फिल करना है। बताइए। इट इज एन डे ऑफ स्टार्टेड आवर न्यू बिजनेस। कह रहा है कि वह अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, उसके लिए बीच में कौन सा शब्द लगाया जाएगा? तो आप कहेंगे एक्यूपीएस लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? एक्सपीसियस लगाए जाएंगे, एक्यूपीसियस लगाए जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? जल्दी से बता देते हैं, जल्दी बताइए इसका अर्थ क्या होगा? मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य क्या होता है? मांगलिक कार्य। कह रहा है स्पीसियस मतलब क्या होता है? मांगलिक कार्य। तो वह अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके लिए क्या है? आज उसके लिए मांगलिक दिन है। क्या है? मांगलिक दिन है, यानी शुभ दिन है। उसके बाद क्या है? बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है यहाँ पे आपको। एडेप्ट। एडेप्ट का आंसर क्या होगा? तो एडेप्ट का आंसर आपको बताना है। एडेप्ट मतलब होता है दक्ष, प्रवीण, निपुण। ठीक है, तो एडेप्ट मतलब क्या होता है? निपुण। तो यहाँ पे जो स्किल्ड होता है, जो स्किल्ड व्यक्ति होता है वो भी क्या होता है? अपने आप में निपुण होता है। अपोजिट बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। नीचे वाले ऑप्शन में क्या बताना है? नीचे जो दिया गया क्वेश्चन उसमें अपोजिट बताना है। तो एसेंट, एसेंट मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना। तो डिसेंट मतलब क्या होगा? नीचे की तरफ उतरना। एसेंट मतलब चढ़ना, तो डिसेंट मतलब क्या होता है? उतरना। ठीक है, नीचे दिए गए क्रम को, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों में का सार्थक क्रम दर्शाता है? सार्थक क्रम कौन दर्शाता है ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, सार्थक क्रम बताइए कौन सा होगा। 46 का आंसर बताइए, सार्थक क्रम क्या होगा? बताइए। पत्र, पत्र के बाद क्या आएगा? टेलीफोन आ जाएगा। पत्र के बाद देखिए पत्र लिखा जाता था, पत्र के बाद टेलीफोन करना शुरू हुआ, टेलीफोन के बाद स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन के बाद अब क्या होगा? हम लोग उपग्रह पे भी पहुंच रहे हैं। तो आपका 1, 3, 4 और उसके बाद 2, तो आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए। 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कह रहा 5 लोग एक दौड़ में कहीं पे भाग ले रहे हैं, 5 लोग हैं तो ये दौड़ में भाग लेना शुरू कर दी। चलिए देखते हैं क्या क्या है। 5 लोग एक दौड़ में भाग लिए। कार्तिक ने प्रभजोत से एक कदम पीछे ही दौड़ पूरी की। कह रहा प्रभजोत से एक कदम पीछे कौन है? कार्तिक है। कार्तिक जौन है वो किसके बाद हैं? प्रभजोत से एक कदम पीछे हैं। फराज ने लक्ष्य से एक कदम दौड़, लक्ष्य से एक कदम पहले दौड़ पूरी की। कह रहा है फराज जो हैं ये कौन है? फराज लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी कर ली। ठीक, अनिल ने फराज से एक कदम पहले दौड़ पूरी कर ली। एक कदम पहले कौन? अनिल है। अनिल किससे आ गए? अनिल फराज से एक कदम पहले आ गए। ठीक, अनिल तीसरे स्थान पे आया तो दौड़ किसने पूरी की? देखिए ये ऑप्शन अगर हम रखें तो इन दोनों से संबंध नहीं है। तो हमारे पास अगर ऑप्शन ऐसा होता कि नन ऑफ दीज, तब तो हम लगा देते, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, तो हम इनको ले चलते हैं इसके ऊपर। ठीक, ठीक, हमारे पास ये कंफर्म नहीं है, हम इसको नीचे भी रख सकते थे ऊपर। क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरापन है, लेकिन कह रहा है अनिल तीसरे स्थान पे है, तो अनिल तीसरे स्थान पे थे, चौथे स्थान पे होगा, ये 5वें स्थान पे होगा, तो ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा कौन? कार्तिक। तो हमसे पूछ रहा है दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? दूसरे स्थान पे कार्तिक आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दूसरे स्थान पे कौन आएगा? कार्तिक। आप समझ गए होंगे शायद। चलिए, उसके बाद कह रहा है विषम अक्षर या संख्या को बताना। विषम कौन है ये बताना। महानदी, कृष्णा है, ताप्ती, गोदावरी। आंसर क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार पूछा गया है, आपको इसको बताना होगा। तो यहाँ पे दिए गए विकल्प में महानदी, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, कृष्णा और गोदावरी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, वे अब बंगाल में गिरती हैं। जबकि ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, जिसके हिसाब से ताप्ती क्या होगी? अलग होगी। तो आपका आंसर भी क्या सही होगा? ताप्ती अलग आंसर सही हो जाता है। कह रहा दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर संपाती होती हैं? ठीक है, तो देखिए 11 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं?
12 घंटे में 11 बार होती है। 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे पे आती हैं? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार होंगी? दिन में 24 घंटे का होता है, 24 घंटे में कितनी बार होंगी? 22 बार। तो आपका आंसर कौन सही हो जाता है? ए सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है? ए सही हो जाता है। ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन और निष्कर्ष के आधार पर आपको उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। सभी बर्तन चम्मच हैं। सभी बर्तन क्या हैं? सभी बर्तन चम्मच हैं। तो ये बर्तन हो गया। ठीक है, ये बर्तन है और ये क्या? चम्मच है। सभी बर्तन क्या हो गए? चम्मच हो गए। सभी कटोरे चम्मच हैं। कह रहा सभी कटोरे जो हैं, एक कटोरा हो गया और एक कटोरा क्या है? ये भी चम्मच है। सभी कटोरे चम्मच है। अब आपको आंसर बताना होगा। सभी, सभी में कुछ निकलता है लेकिन सभी में सभी नहीं निकलता। इधर आ जाते हैं। अब इधर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे, कह रहा है निष्कर्ष क्या है? कोई बर्तन कटोरा नहीं है। फिर से मैं इसको बनाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। कह रहा है कि ये है सभी और ऐसे है, इसी के अंदर एक और है। ठीक है, एक कटोरा है, एक क्या है आपका? सभी बर्तन है और एक कौन है? चम्मच है। अब देखते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे समझते हैं। कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कुछ बर्तन कटोरे हैं, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है। जो आपका आंसर सही होगा वह आंसर कौन सही हो जाता है कि यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 आपका सही, 1 और 2 आपका सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 सही है, तो आपका निष्कर्ष 1 और 2 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर या तो 1 होगा अथवा 2 आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, या तो कोई बर्तन कटोरा नहीं होगा या तो कुछ बर्तन कटोरे होंगे। तो आपका आंसर या तो 1 होगा या तो 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कह रहा जुलाई 2021 में, ध्यान से देखिएगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पे, जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पे गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा? गुलमर्ग कश्मीर में जो गुलमर्ग स्थित है, गुलमर्ग की घाटी, तो उसे कह रहा है कि उसका नाम, गुलमर्ग रेंज का नाम किसी हीरोइन के नाम पे रखा गया। तो वह हीरोइन कौन है उसका नाम बताना है। तो उस हीरोइन का नाम क्या है? विद्या बालन। कौन है? विद्या बालन है। कौन है? विद्या बालन है। इनके फिल्मी जगत में अच्छे सहयोग के कारण उन्हें गुलमर्ग में भेजा गया। ठीक है, विद्या बालन को रखा गया। ठीक है, विद्या बालन के नाम पर रखा गया। ठीक, चलिए। शिल्पा शेट्टी की भी फिल्म आप देखते होंगे, अच्छी बात है। चलिए, सही को सुमेलित करिए। सही सुमेलित करके इसका आंसर बताना है। आपको बताना है कौन से राज्यपाल सुमेलित हैं। तो आपसे मैं बताऊं तो यहाँ पे गोवा के जो राज्यपाल हैं वो PS श्रीधरन आपके सुमेलित हैं, बाकी किसी के राज्यपाल आपके सुमेलित नहीं हैं। तो आपका सही आंसर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई जो हैं ये गोवा के राज्यपाल हैं और ये आपका सही आंसर है। जुलाई 2021 में किस देश ने नया मौसम उपग्रह FY3E लॉन्च किया? मौसम उपग्रह FY3E लॉन्च किया, ये चीन ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? जुलाई 2021 में। कब लॉन्च किया? जुलाई 2021 का 5 जुलाई 2021 का करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 2021 को चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया मौसम उपग्रह FY3E सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। किसने? चीन ने। ठीक, कोरोना ही नहीं फैला रहा है और भी काम अच्छा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की गई है? फिर से देखते हैं। कह रहा है कि जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की है? तो आप बताएंगे किस में? तो आप कहेंगे ये आपका आंसर बताना होगा आपको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। तो आपका आंसर सही हो जाता है इसका, अरे एक सेकेंड, आपका 54 का आंसर बताएंगे। 16 राज्यों ने, कितने? 16 राज्यों ने आपका आंसर सही हो जाता है बी। 16 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल है मैं आपको बता दूं। केरल है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके तहत 16 राज्य हैं। कितने? 16। मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, यह क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा, आप नोट करके रख लीजिए। तो आप कहेंगे कहाँ किया गया? रोम इटली में। कहाँ पे है? रोम इटली में है। तो रोम इटली में किया गया, रोम इटली में
नाम क्या है? बिला पाम्पिल्स। बिला पाम्पिल्स रोम इटली में किया गया है। मई 2021 में संपन्न यूईएफए महिला चैंपियन लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? ध्यान से पढ़िएगा। मई 2021 में संपन्न यूईएफए महिला चैंपियन लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? आपका आंसर सही होगा। जल्दी से बता दीजिए किसने जीता। तो मई 2021 में जुवेंटस स्टेडियम तुरिन इटली में यूएई कहाँ पे हुआ था? इटली में। यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? तो इटली में यह प्रतियोगिता हुई थी। कहाँ पे? इटली में यह प्रतियोगिता हुई थी। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से है, कहाँ पे हुई थी? इटली में यह प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें यूईएफए महिला चैंपियन लीग 2020-21 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बार्सिलोना ने चिली को हरा करके 4-0 से हरा करके यह खिताब जीत लिया। किसने? बार्सिलोना ने चिली को पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया। बार्सिलोना महिला चैंपियन लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है। बार्सिलोना महिला चैंपियन लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसको हराया था? चिली को हराया था, 4-0 से हरा करके यह प्रतियोगिता जीता था। क्लियर है? जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी? आपकी पहली महिला महासचिव है। तो क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, नोट करके रख लीजिए। कौन सी होंगी? तो आप बताएंगे कौन सी होंगी, जल्दी से बता दीजिए। आंसर आपको देना होगा। पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई अंकटाड की। ऑप्शन आपका क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। 11 जून 2021 को कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिंस्पन, क्या है नाम है? रेबेका ग्रिंस्पन। आपका ऑप्शन नंबर डी है, रेबेका ग्रिंस्पन। कहाँ की हैं? कोस्टारिका की हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भी रही हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। कहाँ की हैं? तो ये बताएंगे आप। कोस्टारिका की हैं और पूर्व राष्ट्रपति भी रही हैं, उपराष्ट्रपति और अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया। कहाँ की रहने वाली? कोस्टारिका की। नाम क्या है? रेबेका ग्रिम्सन। क्या नाम है? रेबेका ग्रिम्सन नाम है। चलिए आगे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। ठीक है। इसकी थीम जो थी 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? हम समाधान का भाग हैं। हम समाधान का भाग हैं। वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हम समाधान के भाग हैं। कोरोना के ऊपर थीम थी, हम समाधान के भाग हैं। हम समाधान के भाग हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे सी, 22 मई आपका जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 3.0 के तीसरे चरण के शुभारंभ में देश के सभी राज्यों में कितने जिलों में किया गया? कह रहा है सभी राज्यों के कितने जिलों में किया गया? तो ये आपका आंसर बताना होगा। 600 जिलों में किया गया। कितने? 600 जिलों में किया गया। कितने जिलों में? 600 जिलों में किया गया। वर्ष 2020 में युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न। रामानुजम पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? रामानुजम पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? 9 दिसंबर 2020 को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अर्जो को नागार्जुन युवा गणितज्ञ के लिए नागार्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। किसको? नागार्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर कैरोलिना अर्जो को। किसको? डॉक्टर कैरोलिना अर्जो को। याद रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको इसका आंसर बताना होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम अथवा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास का प्रमुख केंद्र है। श्रीहरिकोटा भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है और जबकि बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। तो आपको बताना है कि आपका आंसर कौन सही होगा। तो बताएंगे त्रिवेंद्रम तथा तिरुवनंतपुरम केरल में। तो कहाँ पे? त्रिवेंद्रकम में आपका आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ठीक है।
और उसके बाद इसका क्या कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में। जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा क्या होती है, तो आप बताएंगे एन होती है। जापान की मुद्रा क्या होती है, जापान की मुद्रा एन होती है। क्या होती है, एन होती है। वाई लिख करके डबल लाइन से इसको क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है, श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, कोलंबो तथा श्री जयवर्धने कुट्टी। कोलंबो को श्रीलंका की कार्यकारी व न्यायिक राजधानी का दर्जा मिला है, जबकि जयवर्धने कुट्टी को श्रीलंका की आधिकारिक विधायी राजधानी का दर्जा मिला है। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में हेमिस मठ पाया, एक सेकंड, कौन सा मठ आपका सिक्किम में स्थित है, तो आप कहेंगे रुमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। रुमटेक मठ कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। इस मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। हेमिस मठ कहाँ पे, लद्दाख में। ये कहाँ पे, लद्दाख में है। कई बार पूछा जाता है हेमिस मठ कहाँ पे, लद्दाख में है। जो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, और ताबो मठ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ताबो मठ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टाकी फिल्म कौन सी थी, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टाकी फिल्म कौन सी थी जो बात कर सकती थी। टाकी फिल्म मतलब जिसमें बातचीत होती थी, आलम आरा, जिसमें बातचीत की गई थी। उसके बाद सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना और सही उत्तर का चयन करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, इसके हिसाब से आपको मैच करा के बताना है। चलिए बताइए। कह रहा है यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन है, वसीम जाफर कौन है, राजा रवि वर्मा कौन है, और उसके बाद राहुल गांधी कौन है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आपको मैच करके बताना है। ठीक है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो आपका आंसर सही हो जाता है भरतनाट्यम, एक इसका ए हो गया। ठीक है। वसीम जाफर की अगर हम बात करें तो वसीम जाफर कौन है, तो आप ये बताएंगे वसीम जाफर क्रिकेटर है। वसीम जाफर कौन है, क्रिकेटर है। वसीम जाफर क्या है, क्रिकेटर है। राजा रवि वर्मा क्या है, राहुल गांधी राजनीतिक हो गए, और राजा रवि वर्मा क्या है, चित्रकारी से हैं। राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है, चित्रकारी से। तो आपका आंसर अगर हम मिलाएं तो यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम यानी सी। ठीक है। उसके बाद वसीम जाफर क्रिकेट, दोनों में डी हैं। राहुल गांधी क्या है, राजनीति से हैं, तो आपका बी हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। द रेड साड़ी की किसके द्वारा लिखी गई, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई, आपको इसका आंसर बताना है। रेड साड़ी जेबीएल मोरो द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, जेबीएल मोरो द्वारा लिखी गई है। रेड साड़ी किसके द्वारा, जेबीएल मोरो के द्वारा लिखी गई। यह सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है। किसके आधारित पर, सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है द रेड साड़ी। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 68, 100 क्वेश्चन रखे गए हैं प्रैक्टिस पेपर में, पूरा आपके करके जाइएगा। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। कह रहा भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो आप कहेंगे डी आइजनहावर, डी आइजनहावर। ठीक है। भारत के दौरे पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने 1959 ईस्वी में भारत का दौरा किया था, डी आइजनहावर, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अच्छे निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। कह रहा है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, तो दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर जो सही हो जाएगा, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित निधि में से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान यानी औषध, साहित्य और शांति के लिए पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन अर्थशास्त्र का पुरस्कार वहाँ से नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1968 में रिक्स बैंक ने द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया, जिसे सर्वप्रथम 1969 में प्रदान किया गया था, जिसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी। तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल के अकॉर्डिंग तो आपका अर्थशास्त्र हो जाता है। चलिए, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना था। यह सम्मेलन वर्ष 1971 में रामसर ईरान में संपन्न हुआ था। कहाँ पे, रामसर ईरान में हुआ था। आर्द्र भूमि का संरक्षण है, रामसर ईरान में हुआ था। भारत इसमें वर्ष 1982 से शामिल हुआ। किसमें, रामसर सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ, 1982 से शामिल हुआ। और यह कहाँ से संबंधित है, रामसर ईरान से संबंधित है। और किसके लिए संबंधित है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक कुछ गद्यांश दिए गए हैं, और उस गद्यांश के आधार पे आपको क्या बताना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है।
आप गद्यांश पढ़ें या ना पढ़ें तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवतत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म लौकिकता का में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की स्वेच्छ इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता ज्ञान और आनंद से निचले स्तर पर नहीं है, इसकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर होता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों में आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। कह रहा धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? धर्म मनुष्य में व्यक्तित्व का विकास करता है। किसका विकास करेगा? गद्यांश में ऊपर पंक्तियों का उल्लेख अगर देखें तो धर्म मनुष्य में देवतत्व का विकास करता है। किसका विकास करता है? देवत्व का विकास करता है। धर्म किसका विकास करता है? देवत्व का विकास करता है। देखिए, धर्म मनुष्य में देवत्व का विकास करता है। किसका विकास करता है? देवत्व का विकास करता है। आगे बढ़ जाएं। धर्म कहाँ निवास करता है? धर्म कहाँ निवास करता है? समाज में, अनुभूति में, राष्ट्र में, कहाँ पे निवास करता है? तो आप कहेंगे धर्म कहाँ निवास करता है? तो धर्म अनुभूति में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? अनुभूति में। पैराग्राफ के हिसाब से आपको आंसर करना है। अनुभूति में निवास करता है। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो आप कहेंगे गद्यांश की अंतिम पंक्ति यह इंगित करती है कि इंद्रियों का आनंद वहाँ पर प्रखर होता है जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं होता है। कह रहा है जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं होता है। ठीक है, हम पैराग्राफ के हिसाब से आंसर कर रहे हैं। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? जीवन में उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे जीवन में उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए पूर्णता, ज्ञान और आनंद की आवश्यकता होती है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ जाते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? धर्म का स्वरूप। क्या हो सकता है? धर्म का स्वरूप। क्या हो सकता है? धर्म का स्वरूप हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका जो आ जाता है यहाँ पे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँच गए थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता तो यदि एक स्थान पर रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, महावीर स्वामी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु में कुछ महीनों को छोड़ करके एक स्थान से रहना बुद्ध के बस में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रखे। अपने शिष्यों को उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुकों घुमक्कड़ी करो। यद्यप बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु अपने शिष्यों को उन्होंने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया तथा दक्षिण में बाली द्वीप पर धावा मारा। श्रावण महावीर में स्वच्छंद विचरण के लिए उन्होंने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना दिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर का और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कार्यक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने प्रयत्नों से ही बौद्धिक धर्म का उत्थान हो सका। आदिम आर्य थे। आदिम आर्य क्या थे? तो आपको बताना होगा। आदिम आर्य क्या थे? घुमक्कड़ थे। आदिम आर्य क्या थे? घुमक्कड़ थे। आदिम आर्य क्या थे? घुमक्कड़ थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ पे? गद्यांश के हिसाब से आपको बताना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। गद्यांश में इसके बारे में चर्चा की गई है। शंकराचार्य ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था? शंकराचार्य ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था? तो 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था। अगला प्रश्न आपका, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष थी। कितनी थी? 35 वर्ष थी। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। श्रुत धर्म का क्या अर्थ है? श्रुत धर्म का क्या अर्थ है? श्रुत वेदों को कहते हैं, अतः श्रुत धर्म का अर्थ वैदिक धर्म है। श्रुत धर्म का अर्थ क्या है? वैदिक धर्म है। कौन सा है? वैदिक धर्म है। कौन सा धर्म है? वैदिक धर्म है। आगे बढ़ जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं जो कि आपके कहाँ से हैं? मैथ से लिए गए हैं।
अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होंगे, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे भी जाएंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। हम इसको छोटा करेंगे और आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पाई चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस पाई चार्ट के माध्यम से ही आपको आंसर करना है, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। चलिए अब देखिए मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त आरेख 5 भिन्न रोजगार क्षेत्रों के कोणीय प्रतिनिधित्व की दर्शाता है। इन 5 क्षेत्रों में कर्मियों की कुल संख्या 7,20,000 है। कह रहा है जो कर्मचारी काम करते हैं वो 7,20,000। पहले मेरी बात ध्यान समझिए, इस तरह का प्रश्न मिले तो इनको आप 360 डिग्री पे रखेंगे। किसी भी वृत्त में जो कोण बनता है 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री का जो मान है वो है 7,20,000। कितना है? 7,20,000 है, ठीक है। तो 1 डिग्री का मान क्या होगा? तो आप इसमें 360 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो जब आप 360 से भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा और इससे क्या हो जाएगा? 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल वैल्यू आती है 1 डिग्री की, कितनी आती है? 1 डिग्री बराबर होता है आपके पास 2000। अब आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 2000। अब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पाई चार्ट है, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी लगे हैं? सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी लगे हैं? सेवा क्षेत्र में आपको बताना है कितने प्रतिशत कर्मी लगे हैं, ठीक है। तो आप इसको, आपसे पूछा जा रहा है कि सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, तो आपको बताना होगा। तो देखिए परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, इसको बदलने के लिए आपको परसेंटेज में 1 सेकंड रुक जाइए। आप करेंगे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 72 से क्या करेंगे? 360 में भाग दे देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आएगा 72 क्या आएगा? 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 72 से अगर 360 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो और गुणे 100 कर देंगे। देखिए 72/360 और इसको किस में बदलना है? परसेंटेज में। तो 72 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा? 5 बार जाएगा और 5 से इसको भाग दे देंगे कितना आ जाएगा? 20%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं? 20% लोग काम करते हैं। कितने लोग? 20% लोग काम करते हैं। क्लियर है? चलिए, कृषि व्यापार बिजनेस यानी कृषि व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं? कह रहा है कृषि व्यापार और परिवहन में, कृषि में कितने लोग हैं? 120%, 120 डिग्री किसमें? कृषि में है। परिवहन कौन है? कृषि व्यापार। और व्यापार में कितने हैं? व्यापार में आप कहेंगे व्यापार में कितने? 24 हैं। 120 और 24 144 हो गया। और कौन है? परिवहन। और 44 और 36, 44 6 50 30 180। कह रहा है 360 डिग्री टोटल है। 360 डिग्री टोटल। 360 डिग्री का मान कितना है? 72 लाख, 7,20,000। क्या है? 7,20,000, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि 180 डिग्री का मान आपको बताना है। 180 डिग्री का मान क्या होगा? 2 से हम भाग दे देंगे, इसका आधा है, इसको 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना? 3,60,000। कितना हो जाएगा? 3,60,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3,60,000, जो कि ऑप्शन में दिया गया है आपके किसमें? ए वाले में, ठीक है। व्यापार बिजनेस की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं? कह रहा व्यापार बिजनेस की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं? कह रहा व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने प्रतिशत अधिक कर्मी कार्यरत हैं? व्यापार की तुलना में आपको बताना है कि व्यापार की तुलना में किसमें? व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने % अधिक लोग हैं? तो 108 में से आप घटाएंगे किसको? 24 को, तो कितने ज़्यादा हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 84%। 1% का मान कितना है? 1% का मान 2000 है, तो 84% का मान कितना हो जाएगा? 2000 गुणे 84। तो 84 दूनी होता है 168, 168 हो जाएगा। 168 और उसके बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे तो आपका आंसर आ जाता है 1,68,000। आपका आंसर कौन सी हो जाएगा? 1,68,000, ठीक है। उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं? उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं? तो आपको उद्योग क्षेत्र का निकालना है। उद्योग क्षेत्र में कितने? तो 108, ठीक है। देखिए 1 डिग्री बराबर आपने निकाला था स्टार्टिंग में 2000, तो 108 डिग्री बराबर, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 108 दूनी हो जाएगा 216 और उसके बाद 3 शून्य बढ़ा देंगे तो 2,16,000। तो आपका कितना हो जाएगा? 2,16,000, जो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ आप देखिए 2,16,000 आपका आंसर कहीं पे है, तो आपका आंसर कहाँ सही हो जाता है? ए वाला, ठीक। चलिए, परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की
कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है। कह रहा परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र, परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र, परिवहन 36, व्यापार 24, 36 24 60, 36 24 60, हाँ, और परिवहन और क्या है, एक मिनट फिर से, परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र, परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र, और 72 ये तो 60 और 72 कितना हो गया, 60 और 72 हो गया, तो आपका 60 7 6 7 6 13 तो 132 हो गया। और उसके बाद कह रहा है उद्योग और कृषि को अलग से निकालना है, उद्योग और कृषि को ना, सेवा क्षेत्र में कुल कर्मियों की संख्या, कृषि क्षेत्र और कार्यरत कर्मियों की संख्या, तो इन दोनों का हो जाएगा, तो इन दोनों का अगर जोड़ दें तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, 108 120, तो हो जाएगा 228। 228 में से अगर हम इनको घटाएं तो ये कितना हो जाते हैं, 60 और 72 132, तो 228 माइनस 132, 228 माइनस 132, जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 के बाद अगर हम इसको देखें तो 12 में से 3 × 9 और 1 कट जाएगा, 96%। अब 96% को 2 से गुणा कर दो 2000 से, तो 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 2 9 18 1 19, ठीक है। उसके बाद आपका 3 शून्य हो जाएगा, तो 1,92,000। आपका आंसर कितना आना चाहिए, 1,92,000 नहीं। अच्छा, कितनी अधिक संख्या है, ठीक है, दोनों की संख्या निकाल करके आपको निकालना होगा, तो कितनी अधिक संख्या आएगी, तो उसके हिसाब से संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक, सिर्फ कृषि क्षेत्र का निकालना भाई, दोनों का नहीं निकालना था। तो कृषि क्षेत्र से अगर निकालेंगे तो टोटल हो रहा है 132, टोटल कितना हो रहा था, 132 हो रहा था, और इनका हो रहा था 108, तो 108 132 में से 108 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 108 घटा देंगे 132 में से, 132 माइनस 108 कितना, 132 माइनस 108, तो आपके पास आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 गुणे 2000, तो 24 दूनी 48, 48 के बाद 3 शून्य बढ़ा देंगे तो 48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48,000। आपका आंसर कितना हो जाता है, 48,000 आपका सही आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ दर्शाया गया है, बार ग्राफ, इस तरह से आपके बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बार ग्राफ दर्शाया गया है और आपसे पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे जो आपको बताना है। ब्लैक पट्टी किसको, स्कूल ए को दर्शाती है, और व्हाइट पट्टी जो है किसको, स्कूल बी को दर्शाती है। आपको आंसर करना होगा कौन सा आंसर आपका सही है, ब्लैक पट्टी वाला, और इसके तुलना करके आपको बताना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ देखते हैं। कह रहा किस वर्ष में दोनों स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। कह रहा किस वर्ष में दोनों के स्कूलों में किसका बच्चों की तुलना सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ पे देखेंगे, अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए 500 लड़कों 400 लड़कों का अंतर है, और यहाँ पे कितने लड़कों का अंतर है, लगभग 20 इधर जोड़ देंगे तो 370 बच्चे, 270 का अंतर यहाँ पे है, 400 का अंतर यहाँ पे है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यह कौन सा वर्ष है, तो आप कहेंगे 2012। तो आपका आंसर सबसे ज़्यादा अंतर किस वर्ष में दिखाई पड़ रहा है, तो आप कहेंगे 2012 में, यही आपका करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। चलिए, 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के अभ्यर्थियों का औसत संख्या कितनी थी। 6 वर्ष की अवधि के दौरान स्कूल बी के अभ्यर्थियों की औसत संख्या कितनी है, दशमलव के 2 स्थानों तक बताइए। कह रहा 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, दशमलव के 2 अंकों तक बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए जोड़िए 6 वर्षों में स्कूल बी का, स्कूल बी कौन सा है, व्हाइट पट्टी, तो इसको जोड़िए। चलिए ऐसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 550 है, 550 820, 8 5 13, 1370 हो गया। 1370 के बाद 6 जोड़ देंगे, 600 1370 था, और 600 और जोड़ दिए, 13 6 19, 1970 हो गया। 1970 में क्या जोड़ देंगे, 750, 1970 में 750 जोड़ेंगे, 1970 में 50 जोड़ेंगे, 2020 हो जाएगा, और 2020 में 700 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2720। 2720 में क्या जोड़ देंगे, 500, तो 3220 हो जाएगा। और 3220 में जब आप 480 जोड़ेंगे तो 80 जोड़ देंगे 3300 हो जाएगा, और 400 जोड़ देंगे तो 3700 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 3700। औसत निकालना, 6 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक बचा था 10 हो गया, तो 6 6 इकन्ने 6 और 10 का 4 हो जाएगा 40, 6 36, 4 40, उसके बाद आपका फिर वही 40 40 आएगा, 6 6 आ जाएगा, तो 116 दशमलव कुछ आना चाहिए, 616 दशमलव कुछ आना चाहिए। आपका 616.67 आपका ऑप्शन नंबर नहीं कौन सही है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए
किस वर्ष में स्कूल बी के अभ्यर्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? कह रहा किस वर्ष में स्कूल बी के अभ्यर्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? आपको ये बताना। कह रहा किस वर्ष में स्कूल बी के अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? किस इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? चलिए प्रतिशत संख्या बतानी है, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो आप कहेंगे 88 क्वेश्चन नंबर का आपको बताना है कि इसमें प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप निकालेंगे ना, तो निकालेंगे तो आपको 2009 में, अगर आप निकालिए 2009 में देखिए एक 800 है, एक 820 है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तुलना करें किससे, पिछले वर्ष से, तो 820 किस में था 2000 में, 2009 में, और 550 किस में 2008 में। जब इसका तुलना करेंगे ना तो परसेंटेज निकल के आता है लगभग 49.50। तो अभीष्ट वृद्धि कहाँ पर दिखाई पड़ेगी, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप इसमें आ जाएंगे तो आपका आंसर हो जाता है, देखिए यहाँ पे आपका 2009 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2009 आपका सही आंसर आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 2009 आपका आ जाएगा, जो कि आपका सही आंसर होता है। किसका, 88 का। एक सेकेंड, हाँ 2009 आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सभी वर्षों, आसान लग रहा है, सभी वर्षों के दौरान स्कूल बी और स्कूल ए, ठीक है, स्कूल बी और स्कूल ए के कुल अभ्यर्थियों का अनुपात क्या है? कह रहा है स्कूल बी और स्कूल ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? देखिए समय बचाने का तरीका मैं बताऊं। अभी आपने बी को काउंट किया था कितना, 370, ठीक है। अब बी और ए का अनुपात बताना, यानी पहले स्थान पे आपका 370 होना चाहिए, ठीक है। अब 370 कितना था, ये 3700 था। तुक्का लगा सकते हैं, देखिए 401 होगा नहीं, किसी तरह से काटेंगे 401 नहीं आएगा, 415 भी कटने पे नहीं आएगा, इसको काटेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर यही सही होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सी हो जाता है, ए सही हो जाता है। हमको ए को काउंट करने की, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे तुक्का मार सकते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में स्कूल ए के विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2012 एवं 2013 की स्कूल बी के अभ्यर्थियों की संख्या से कितना अधिक है? आपको कहना है 2008 और 2009 की स्कूल ए के अभ्यर्थियों की संख्या को काउंट करना है। वर्ष 2012 और 13 में बी के अभ्यर्थियों की संख्या को काउंट करके उसमें माइनस कर देना है। 8 और 9 में ए के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 650 है, 640 है और 800 है। 8 से 1400, 1440 हो गए। और उसके बाद किसका काउंट करना है, उसके बाद आप आ जाएंगे किसमें, क्या कहते हैं, 2012 और 13 में, 2012 और 13 में आ जाते हैं। 2012 में किसका है, 2012 में आपको बी का काउंट करना 500, 480, तो 980। यहाँ पे आपका हुआ 1440 और 980, तो 1440 में से 980 घटाएंगे, 1440 में से आप कितना घटाएंगे, 980 अगर आप घटा देते हैं तो 1440 में से, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 0 का 0 हो जाएगा, 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 में से 8 जाए तो 8 6 14 6 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाए तो 9 4 13, 9 4 13, 460 आपका आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए, 460। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आपका रोक दिया जाए। 2 प्रश्न और 2 टेबल और दिए गए हैं, एक आपका ए दिया गया है इस तरह से आपका, ठीक है। इसमें आपको परसेंटेज निकालना, 5 क्वेश्चन यहाँ से दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन इस पे के दिए गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल कर देंगे या किसी और वीडियो में शामिल करके आपको करवा देंगे। आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर बढ़ते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।